लेकिन तुम अगर घर नहीं जाओगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं कब से वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, अकेली रहती हैं, थोड़ा तो उनका ख्याल करो। कुशाग्र ने शिखा को समझाने की कोशिश की। यार तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी माँ से भी मुझे मिले हुए 1 साल हो गया है। जैसे तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है ना, वैसे ही मेरा भी अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। और फिर मैं कब मना कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलूँगी। मैं 2 दिन अपनी मम्मी के पास रह कर आती हूँ तुम्हारे पास। शिखा ने अपना पक्ष रखा। लेकिन मैं अकेला जाऊँगा तो माँ को क्या जवाब दूँगा? वो पूछेंगी ज़रूर कि शिखा कहाँ रह गई। और फिर वीर से मिलने के लिए तो वह मरी जा रही होंगी। मेरी मानो तो पहले हम लोग हमारे घर चलते हैं। कुशाग्र ने फिर से कोशिश की। शिखा और कुशाग्र शादी के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका के न्यू जर्सी में जा बसे थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप ले गई थी। एक ही शहर में होने की वजह से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। संजोग अच्छा रहा कि इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष होते हुए दोनों की एक ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। नौकरी से ज़्यादा खुशी उन्हें एक कंपनी में काम करने की हुई थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। जहाँ कुशाग्र थोड़ा शांत और भावुक किस्म का इंसान था, वहीं शिखा काफ़ी महत्वाकांक्षी। उसने कुशाग्र की कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए ही उससे दोस्ती का हाथ मिलाया था। वह जानती थी कि थोड़ा शर्मीला होने की वजह से कुशाग्र लड़कियों से दूर ही रहता है। आजकल के ज़माने में इस तरह का सीधा साधा तीव्र बुद्धि और मेहनती लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल था। शादी के लिए शिखा को कुशाग्र एकदम परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल लगा। कुशाग्र भी शिखा के हुस्न के जाल में फंसे बिना नहीं रह सका। उसके बैच की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शिखा का नाम आता था। ग्रुप के सभी लड़के शिखा से दोस्ती करना चाहते थे, परंतु वह किसी को घास नहीं डालती थी। कुशाग्र से नोट्स लेने के बहाने उसने दोस्ती की थी और फिर वह अपनी प्रेजेंटेशन और पढ़ाई में हर जगह उसकी मदद लेने लगी थी। औसत दर्जे की स्टूडेंट होने के बावजूद कुशाग्र की मदद से उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे थे। कुशाग्र को भी शिखा का साथ पसंद आने लगा था। पढ़ाई के अलावा उसने आज तक किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पहली बार शिखा का साथ उसे भाने लगा था, क्योंकि शिखा जानती थी कि कुशाग्र किताबी कीड़ा है। इसलिए उससे सिर्फ पढ़ाई की बात की जाए तभी वह उससे दोस्ती करेगा। और उसने उसी को अपनी सीढ़ी बनाकर कुशाग्र से दोस्ती की थी। कुशाग्र इस बात को समझ नहीं सका था, लेकिन शिखा को भी अंदाज़ा नहीं था कि उन दोनों के बीच में इस तरह प्यार हो जाएगा। आखिर एक दिन कुशाग्र ने अपने दिल की बात शिखा के समक्ष रख दी। देखो शिखा, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। हाँ कहो ना, शिखा ने कुशाग्र के साथ चलते हुए लापरवाही से कहा। अब हम लोग 2 साल बाद शायद अलग अलग हो जाएं। पता नहीं तुम्हारी नौकरी कहाँ लगेगी और मेरी कहाँ। मैं कहना चाहता था कि कहकर कुशाग्र कुछ देर के लिए रुक गया। अरे चुप क्यों हो गए, बताओ, शिखा चलते चलते ठिठक कर बोली। जब हम अलग हो जाएंगे क्या तब भी तुम मुझसे बात करोगी? मेरा मतलब है दूर रहने पर हमारी दोस्ती में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना? कुशाग्र ने टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया। दोस्ती में फर्क क्यों आएगा? मेरी तो अपने स्कूल के फ्रेंड्स से भी अभी तक दोस्ती है, शिखा लापरवाही से बोली। वह दोस्ती अलग है शिखा, मैं कहना चाहता था कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। कुशाग्र ने अपना इरादा जाहिर किया। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? शिखा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करते हुए पूछा। अब इसी को प्रपोज करना कहते हैं क्या? इतना तो मुझे पता नहीं। मैं तो सीधी बात करना जानता हूँ शिखा, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है और मैं ज़िंदगी भर यह साथ बनाए रखना चाहता हूँ। कुशाग्र ने सीधे शब्दों में अपने दिल की बात रखी। हाय मैं मर जाऊँ, कोई इतना भी भोला हो सकता है क्या? ऐसे कौन प्रपोज करता है यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। शिखा ने बुरा सा मुँह बनाया। आई एम सो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अटकते अटकते कुशाग्र ने कहा। अरे बाबा, थोड़ा तो रोमांस लाना चाहिए। आखिर तुम मुझे सारी ज़िंदगी के लिए चाहते हो तो यह मोमेंट बहुत स्पेशल होना चाहिए। ऐसा क्या तुमने सीधे सीधे खड़े होकर अपने दिल की बात कह दी? शिखा ने रूठने का नाटक किया और अपने बाहों को मोड़कर सीने पर रख लिया। कुशाग्र की बात का जवाब दिए बिना वह मुंह मोड़कर खड़ी हो गई।
कुशाग्र को समझ नहीं आया कि ऐसे में वह क्या करे। वह इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं था। दिमाग में शिखा को मनाने के लिए जितने शब्द आ रहे थे उन्हें इकट्ठा करने लगा और बोला, देखो शिखा, मुझे सीधे सीधे जवाब दो, मुझे टेढ़ी मेढ़ी बात समझ में नहीं आती। थोड़े तो नखरे दिखाने दो, तुम तो निरे बुद्धू हो। अब तुमने इस तरह पूछा है तो हाँ कहने से पहले थोड़ा तो भाव खाऊंगी ना, कहकर शिखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर कुशाग्र की जान में जान आई। वह समझ गया कि शिखा उसके साथ मजाक कर रही है। जैसा वह सोचता है बिल्कुल वैसा ही शिखा के मन में भी है। उसके मन को बहुत तसल्ली मिली। तो आगे तुमने क्या सोचा है? हम जिंदगी भर दोस्त की तरह तो रह सकते नहीं। तुम शादी वादी करोगे या यूं ही हवा में बात कर रहे हो? शिखा सीधे मुद्दे पर आ गई। अब कोर्स करूँगा, तभी तो तुमसे पूछा है, कुशाग्र तपाक से बोला। तुमको क्या लगता है हमारी शादी के लिए हम दोनों के परिवार वाले इतने आसानी से मान जाएंगे? शिखा ने अगला सवाल किया। तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु मैं अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, कुशाग्र बोला। सिर्फ अपने परिवार को? तो फिर मेरे परिवार को कौन मनाएगा? देखो कुशाग्र, मैं लड़की हूँ, मैं खुद जाकर अपने परिवार से इस तरह की बात नहीं कर सकती। तुम आओगे या तुम्हारा परिवार आएगा तभी बात बन सकती है। शिखा ने स्थिति साफ की। लगता है काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो शिखा, मैं दोनों परिवारों को मना लूँगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या गम है, हम दोनों मिलकर बात करेंगे, कुशाग्र ने शिखा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए समझाया। ना बाबा ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझे कॉलेज भेजते वक्त ही हिदायत दे दी थी कि मैं लड़के वड़कों के चक्कर में ना पड़ूं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। इसलिए मैं तो अपने घर में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और तुम भी अभी कुछ मत करना। मेरा फाइनल ईयर हो जाने दो, तब तक हम दोनों सिर्फ पढ़ाई करेंगे। फाइनल ईयर होने के बाद देखा जाएगा, शिखा बोली। इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में वह दोनों आलू टिक्की का आनंद उठा रहे थे। भविष्य के सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे। शिखा के दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी, जबकि कुशाग्र का पूरा ध्यान शिखा पर था। वह समझ गया था कि अभी 1.5 साल तक तो वह इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। खुशी इस बात की थी कि अब शिखा ने उसे हाँ कह दी थी। शिखा ने अपने परिवार के बारे में एकदम झूठ कहा था। असल में शिखा निम्न मध्य वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ने में भी वह औसत ही थी। उसकी मम्मी बड़ी कोठी में बच्चे की देखभाल किया करती थी। उसी कोठी में रहने वाले मालिक की गाड़ी शिखा के पापा चलाया करते थे। शिखा के मम्मी पापा दोनों ही लालची थे। कोठी में रहने वाले परिवार की तड़क भड़क जिंदगी देखकर उनकी आंखें चौधिया जाती थीं। लालच बढ़ता जाता था। अपनी तरक्की करने के लिए वह कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते थे, परंतु जिंदगी की गाड़ी हिचकोले लेकर चल रही थी। उस पर मुसीबत यह थी कि इनका इकलौता बेटा मोहल्ले के आवारा लड़कों की संगत में पड़कर बिगड़ गया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और आजकल वह लड़कियों के स्कूल के मेन गेट पर बैठा लड़कियां ताड़ता रहता था। जिस लड़के के माध्यम से उन्होंने अमीर होने के ख्वाब देखे थे, वह सारे ख्वाब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। उनकी सारी उम्मीद शिखा पर टिक गई थी। शिखा भी पढ़ने में कोई तोप तो नहीं थी। हाँ, खींच तान कर पास हो जाया करती थी। उसकी मदद करने की खातिर शिखा के माँ बाप जहाँ काम करते थे, उस परिवार ने शिखा को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसी की बदौलत शिखा का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। कुछ समय बाद शिखा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, मैं जानती हूँ तू खींच तान कर एडमिशन तो ले लेगी, लेकिन आगे की पढ़ाई कर पाएगी इसमें मुझे शक है। ऐसा कर, जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा हो उसे पटा ले, बस उसकी बदौलत तू इंजीनियरिंग कर पाएगी। एक बार पढ़ गई ना तो तेरी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, बस फिर तो हमारे वारे न्यारे हैं। अरे भगवान, कुछ तो अकल का काम कर। जब यह क्लास के सबसे होशियार बच्चे से दोस्ती करेगी तो इसे यह क्यों नहीं बता देती कि अगर कोई लड़का हुआ जो सबसे होशियार है तो उसे पटाने की कोशिश कर, जिससे आगे चलकर उससे शादी वादी भी कर सके। अक्ल की दुश्मन है तू तो। जब भी सोचेगी छोटा ही सोचेगी। शिखा के बाप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शिखा के कान भरे। उससे क्या होगा, मैं तो अपनी ससुराल चली जाऊंगी और आप लोग तो यहीं के यहीं रह जाओगे, शिखा ने पूछा। अरे पागल, आजकल इंजीनियर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। सुना उन लोगों को बड़ा पैकेज मिलता है। एक ही महीने में कई कई लाख रुपए की सैलरी मिलती है।
जो लड़का इतने पैसे कमा रहा होगा उसे काम भी तो जम के करना पड़ेगा, और फिर तू महारानी बन के रहना, थोड़ी बहुत हमारी भी मदद कर दिया करना। तेरा नालायक भाई तो कुछ करेगा नहीं, अब सारी ज़िंदगी तुझे ही उसको और हमें संभालना पड़ेगा। बाप ने अपनी तिकड़मी चाल शिखा को समझाई। अरे हाँ, यह बात तो सही कह रहे हो बापू, पति को कमाने से फुर्सत नहीं होगी और मुझे उड़ाने से। आप लोग चिंता मत करो, मैं आज से ही इस काम में लग जाती हूँ, शिखा बोली। बेशक शिखा निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी, परंतु शौकीन होने की वजह से वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी। खासकर जो उसकी मम्मी को कोठी वाली मालकिन दे देती थी वह सभी महंगे कपड़े होते थे। अच्छी खासी गोरी थी और खूबसूरत भी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी आया और ड्राइवर की बेटी है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह अपने दोस्तों के बीच ये सेखी बघाड़ती थी कि उसके पिता एक उच्च अधिकारी हैं और मम्मी स्कूल में टीचर। उसके द्वारा फैलाई गई झूठ को कॉलेज में कभी कोई नहीं पकड़ पाया। उधर कुशाग्र का परिवार एकदम अलग था। कुशाग्र के परिवार में शिखा को बहुत महत्व दिया जाता था। पिता उच्च पदाधिकारी थे और मम्मी एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। कुशाग्र की बहन और कुशाग्र दोनों को ही घर में पढ़ाई का माहौल मिला था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। मम्मी के अनुशासन की वजह से बच्चों ने पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ में दिल नहीं लगाया। बच्चों का सपना भी अपने माता पिता की तरह उच्च पदों को प्राप्त करना था। देखो बेटा, अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो सारी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करोगे, और अगर अभी कुछ साल आराम कर लिया तो बाद में सारी ज़िंदगी एड़ियाँ घिसते रहोगे। चॉइस आपकी है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। कुशाग्र के पापा ने दोनों बच्चों को सामने बिठाकर समझाया। जब दोनों बच्चे 8वीं पास कर गए तो मम्मी पापा और ज़्यादा संजीदगी से उनके करियर पर ध्यान देने लगे। ऐसा नहीं था कि बच्चे अपनी पसंद से कुछ काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों को हर फैसला लेने के वक्त गाइड किया था, चाहे एग्ज़ाम से पहले स्कूल की ट्रिप पर जाने का फ़ैसला हो या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लेने का फ़ैसला हो। माँ बाप ने हमेशा बच्चों के फैसले का सम्मान किया। इसी का नतीजा रहा कि दोनों बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे। कुशाग्र की बहन पूर्णिमा उससे 2 साल बड़ी थी, जबकि कुशाग्र अपनी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। तभी पूर्णिमा की शादी तय हो गई थी। उसकी ससुराल इसी शहर में थी। इस बात से पूर्णिमा और उसके माता पिता बहुत खुश थे। पूर्णिमा भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ ही समय बाद कुशाग्र की एक नामी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। इस बात की खुशी पूरे परिवार ने खूब मनाई थी। अब वह वक्त आ गया था जब कुशाग्र को अपनी शादी के बारे में घर में बात करनी थी। वह जानता था कि उसके माँ बाप कभी उसके फैसले के विरुद्ध नहीं रहेंगे, परंतु हुआ कुछ और ही। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, अभी तुम सिर्फ 23 साल के हो। कम से कम 3-4 साल तुम्हें अपने करियर में लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से 1-2 साल जॉब करके तुम्हें MBA करना चाहिए, तब तुम्हें इससे भी बेहतर नौकरी मिलेगी। शादी के बारे में अभी से सोचना बेकार है, पापा ने कुशाग्र को समझाया। लेकिन पापा, मैं पहले सेटल हो जाना चाहता हूँ, करियर तो सारी ज़िंदगी आगे बढ़ता ही रहेगा। कुशाग्र ने वही शब्द कहे जो शिखा ने उसे समझाए थे। बेटा, शादी कहाँ भागी जा रही है, एक बार अच्छी पोजीशन पर पहुँच गए तो शादी भी हो जाएगी। मुझे लगता है अभी तुम शादी के लिए मैच्योर नहीं हो। मम्मी ने भी समझाने की कोशिश की। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे, एक दूसरे की सलाह हर बात में लेते थे। यही सोचकर मम्मी ने पूर्णिमा को भी बुला लिया। उस दिन रात के खाने पर सभी लोग इसी टॉपिक पर बात करने लगे। कुशु, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर उनसे बेहतर हम लोगों के बारे में कौन फैसला कर सकता है। शादी के लिए तू जल्दी कर रहा है। आजकल इतनी कम उम्र में कौन शादी करता है। तेरे किसी भी दोस्त ने शादी नहीं हुई है अभी। ज़रा सोच, जहाँ तेरे दोस्त अपने करियर के बारे में प्लान कर रहे हैं, तू अपनी फैमिली के बारे में बना रहा है। बेवकूफ़ तो नहीं है तू, पूर्णिमा ने कुशाग्र को समझाने की कोशिश की। कुशाग्र अजीब मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ मम्मी पापा को शादी वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, दूसरी तरफ शिखा जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी। इस वक्त वह शिखा के प्यार में डूबा हुआ था, इसलिए शिखा की बात ही उसे सही लग रही थी। शिखा डरती थी अगर कुशाग्र को 2-4 साल यूं ही छोड़ दिया तो कहीं उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और ना तय कर दें।
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वह तो फिर भी 1-2 साल रुक जाती, परंतु शिखा के मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे। वह लोग शिखा के ऊपर दबाव बनाते, शिखा कुशाग्र के ऊपर। कुशाग्र को नौकरी करते हुए 5-6 महीने बीत चुके थे। इस बीच में बार बार शादी की बात चलती और कुछ दिन बाद दब जाती, परंतु कुशाग्र ने अपनी कोशिश जारी रखी। वह ऑफिस में भी अपनी अच्छी पैठ बना चुका था। उसी की बदौलत शिखा को भी जॉब उसी कंपनी में लग गई थी। शिखा और उसके माँ बाप की बेचैनी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और कुशाग्र के ऊपर दबाव भी। आखिर हर माँ बाप की तरह कुशाग्र के पेरेंट्स को भी बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा, परंतु दिल से वह दोनों बिल्कुल खुश नहीं थे, सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे थे। आखिर कुशाग्र उनका इकलौता बेटा था। सभी रिश्तेदारों को उन्होंने यही वजह बताई थी कि क्योंकि कुशाग्र को आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है, इसलिए वह उसके जाने से पहले उसकी शादी कर देना चाहते हैं। उनका यह झूठ भी नहीं रहा। शादी होने से पहले ही कुशाग्र को अपनी कंपनी से 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका मिला। कुशाग्र को विदेश में बसने की वैसे कोई इच्छा नहीं थी, परंतु शिखा जिद पर अड़ गई। आखिर कुशाग्र ने यह समझौता भी कर लिया। 2-4 मुलाकातों में ही कुशाग्र के माँ बाप को पता चल गया कि शिखा बहुत तेज़ लड़की है और उसने उनके बेटे को फांस लिया है, परंतु इस वक्त कुशाग्र को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आखिर दिल पर पत्थर रखकर माँ बाप ने दोनों की शादी कर दी। शिखा को कुशाग्र ने वादा किया कि वह यहाँ सेटल होते ही अपने पास बुला लेगा, तब तक वह उसके मम्मी पापा के पास रहे। शिखा ने मुस्कुराकर कुशाग्र की यह बात मान ली, लेकिन वह अगले ही दिन अपने माँ बाप के पास चली गई। अब यह उसका रोज़ रोज़ का क्रम बन गया था। वह ऑफिस से डायरेक्ट अपने घर चली जाती थी और देर रात को अपनी ससुराल लौटती। कभी कभी देर होने पर वहीं रुक जाती। कुशाग्र जब भी अपनी मम्मी को फ़ोन करता और घर में शिखा को ना पाता तो सारा माजरा उसे समझ में आ जाता, लेकिन वह किस मुँह से अपनी पत्नी की गलती को अपने माँ बाप के समक्ष रखता। धीरे धीरे उसे शिखा की गलतियाँ दिखाई देने लग गई थी, लेकिन अब वह कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए वह चुप रह जाता। 6 महीने बाद उसने भारत आकर शिखा को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। वह वाकई में सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि इस बार वह अपने साथ शिखा को ले जाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप इंडिया आ गया। अचानक शिखा के सामने पहुंचकर वह उसे चौंका देना चाहता था। इन दिनों शिखा अपने पेरेंट्स के पास ही रह रही थी। अब वह कभी कभार ही कुशाग्र के घर आती थी, जबकि कुशाग्र से उसने उसके माँ बाप का ख्याल रखने का वादा किया था। सुबह से शाम हो गई, परंतु शिखा घर नहीं आई थी। कुछ घंटे तो घर आकर कुशाग्र सोता रहा, लेकिन जब शाम को भी वह नहीं आई तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या शिखा रात को लेट आती है? नहीं तो वह तो छुट्टी वाले दिन 1-2 घंटे के लिए मिलने आती है, कुशाग्र को जवाब मिला। वह सोच में पड़ गया। शिखा को सरप्राइज़ देने की वजह उसे ही शौक मिल गया था। वह बहाने से शिखा को अपने घर बुलाना चाहता था, इसलिए उसे फ़ोन किया। शिखा, ज़रा मम्मी से बात करवाओ। काफ़ी देर से उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, परंतु मिल नहीं रहा। अभी तो मैं बाहर हूँ, जब घर जाऊँगी तो बात करवा दूँगी, कहकर शिखा ने टाल दिया और इधर उधर की बातें करने लगी। अपनी कोशिश बेकार जाते देखकर कुशाग्र मायूस हो गया, लेकिन ज़्यादा मायूस वह शिखा के झूठ से हुआ। अगले दिन भी शिखा घर पर नहीं आई। वह सारे दिन इंतज़ार करता रहा। उसने प्लान भी इस तरह का बनाया था जिससे वह शिखा की छुट्टी वाले दिन इंडिया पहुंचे। शनिवार इतवार दोनों निकल चुके थे, परंतु शिखा नहीं आई। कुशाग्र का दिल टूट गया। आखिर 3 दिन के बाद शिखा घर पर आई, लेकिन तब तक कुशाग्र का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। अपनी मम्मी से उसने सब पता कर लिया था। इस बार उसकी मम्मी ने भी उसकी आंखें खोलते हुए शिखा के बारे में अपने विचार रखे थे। देखो बेटा, शिखा चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी पसंद है, लेकिन मुझे वह लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हर बार की तरह कुशाग्र ने इस बार अपनी मम्मी की बात को नहीं काटा। वह चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि अपनी मम्मी की पारखी नज़र को पहचानता था। वैसे भी कई बातों से उसे भी यह एहसास होने लगा था कि शिखा को उससे कोई खास प्यार नहीं है। उसने शायद पैसा और पद देखकर कुशाग्र से शादी की। शिखा के आने पर कुशाग्र की मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। वह ड्राइंग रूम में अखबार अपनी आंखों के सामने फैलाए बैठा था।
मम्मी ने मुस्कुराकर शिखा की तरफ देखा, लेकिन शिखा ने उस मुस्कान का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, आप कुशाग्र को फ़ोन कर लेना, उसका फ़ोन आया था, आपसे बात करना चाहता है। और हाँ, आपकी बात हो तो उसे याद दिलाना कि वह मुझे अपने साथ ले जाए, पूरे 6 महीने होने वाले हैं। आपके लाडले को तो याद भी नहीं है कि उसकी बीवी यहाँ किस हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपने बेटे को पट्टी पढ़ाई हो, तभी वह मुझे नहीं ले जा रहा है। शिखा ने अपनी सास से तीखा सवाल किया। मैं उसे क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी, और फिर तुम यहाँ पर भी आराम से हो, जब जी चाहे जैसे चाहे रह सकती हो, यह तुम्हारा ही घर है, कुशाग्र की मम्मी ने नरम लहजे में कहा। वैसे भी उन्हें मीठा बोलने की आदत थी, उन्होंने कभी किसी को कड़वे शब्दों में बात नहीं की थी। लेकिन शिखा तो भरी पड़ी थी, वह तुनकते हुए बोली, आराम आराम कहाँ है मेरी ज़िंदगी में, सारे दिन नौकरी में सर खपाओ, तब जाकर 4 पैसे हाथ में आते हैं। आपके लाडले ने तो वहाँ जाने के बाद एक धेला भी नहीं भेजा। वैसे तो मेरे हिसाब से तुम्हारी भी अच्छी खासी सैलरी है, तुम अपना अकेले का खर्चा आसानी से उठा सकती हो, परंतु पति होने के नाते कुशाग्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुम्हें खर्च के लिए पैसे भेजे। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है वह, कुशाग्र की मम्मी जानबूझकर बोली। कुशाग्र अब भी अखबार की ओट में बैठा सब कुछ सुन रहा था। परत दर परत शिखा की असली चेहरा उसके सामने आता जा रहा था। आज पहली बार उसने शिखा को अपनी माँ से इस तरह बेरुखी और बदतमीजी से बात करते देखा था, और ये झूठ भी बोलते देखा कि कुशाग्र उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजता, जबकि वह हर महीने शिखा को पैसे भेजता आया है। शिखा का यह रूप उसके लिए अप्रत्याशित था। सही कह रही थी उसकी मम्मी, शिखा वाकई में लालची और बदतमीज लड़की है। वह तो शिखा को सरप्राइज़ देना चाहता था, परंतु अब यह सब सुनने के बाद उसका मन ही नहीं किया कि वह शिखा से बात भी कर ले। अब शिखा घर आ गई थी तो आमना सामना तो होना ज़रूरी था, इसलिए एक झटके से उसने अपनी आंखों के सामने से अखबार हटाया और खड़ा हो गया। शिखा और उसकी मम्मी दोनों ने अखबार की आवाज़ पर मुड़कर सोफे की तरफ देखा। वहाँ कुशाग्र खड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर गुस्सा था। शिखा की तरफ देखते हुए कुशाग्र बोला, क्यों झूठ बोल रही हो शिखा, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के पैसे नहीं भेजता। शिखा सकपका गई, लेकिन बेशर्मी से बोली, तो कौन सा एहसान करते हो, ब्याता हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है पैसे भेजना। शिखा का रवैया देखकर कुशाग्र का दिल टूट चुका था। खून का घूंट पीकर वह चुप लगा गया। उसे चुप देखकर शिखा ने एकदम से पासा पलटा और अपनी आवाज़ में चाशनी घोलती हुई वह कुशाग्र के नज़दीक आई और बोली, लेकिन तुम कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं। कुशाग्र और पूरा परिवार बेबसी से शिखा के बदले हुए रूप को देखता रह गया। कुशाग्र ने पहले ही शिखा का वीज़ा तैयार कर लिया था, बिना उसे बताए। वैसे भी अगर इस बार वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो शायद वह उसके मम्मी पापा का जीना मुहाल कर देती। कुशाग्र की 10 दिन की छुट्टियां थी। शिखा विदेश जाने की तैयारी में लगी थी और कुशाग्र किसी और ही तैयारी में। इसी विषय पर बात करने के लिए पहले बार शिखा की गैर मौजूदगी में उसने मम्मी पापा और पूर्णिमा से सलाह मशवरा किया। बेटा, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स की पसंद पर भरोसा करना चाहिए, हम लोगों का अनुभव काम आता है। तुम तो अभी बच्चे हो, असली रंग समझ नहीं पाते इंसान का। कुशाग्र को डैडी ने समझाया। अरे वह तो खुद परेशान है, अब उसे कोई ताना मत दो, यह बताओ कि आगे क्या किया जाए। मम्मी ने कुशाग्र का बचाव करते हुए कहा, देखो बेटा, अब अगर तुम शिखा से अलग होते भी हो तो वह गुजारा भत्ता के रूप में एक मोटी रकम लेकर जाएगी। शायद यही उसका प्लान हो। कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहते हुए डैडी ने विचार की मुद्रा बनाई। आप ही कोई उपाय करो पापा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शिखा को विदेश तो ले जाना पड़ेगा। इसने वहाँ मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। रोज़ फ़ोन करके बस यही पूछती थी कि मुझे कब लेकर जाओगे। एक बार भी इसने यह नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, जबकि वहाँ एडजस्ट होने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। गुस्सा इस बात का था कि मैं अपने हालात से भी लड़ रहा था और दूसरी तरफ शिखा से भी, जहाँ से मुझे सहयोग की उम्मीद थी। बस वहीं से मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। फिर भी मैंने इसको कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ यह सोचकर कि कुछ भी हो यह मेरी पत्नी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन इसका रवैया देखकर मुझे इसको साथ ले जाने का बिल्कुल मन नहीं है, कुशाग्र ने स्पष्ट किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तो कुछ किया नहीं जा सकता। फिर भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अभी तो तुम शिखा को साथ ले जाने की तैयारी करो, डैडी ने समझाया।
और एक बात, शिखा मुझसे कह रही थी कि अगर हम लोग विदेश में ही रहने वाले हैं तो इतनी बड़ी कोठी में मम्मी पापा अकेले क्या करेंगे। वह चाहती है कि उसका परिवार यहीं शिफ्ट हो जाए। मैंने तो मना कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ अब बार बार वह यही डिमांड करेगी। उसे ज़्यादा दिन तक टालना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके लिए भी कुछ सोचना होगा आप लोगों को। कुशाग्र ने एक और बड़ा खुलासा किया। मम्मा, आप लोगों का भविष्य तो मुझे बहुत अंधेरे में लग रहा है। जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैं रोहित से बात करती हूँ, उसके पास कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होगा, पूर्णिमा बोली। आखिर 4-5 दिनों में ही पूरे परिवार ने मिलकर दिमाग दौड़ाया और फूल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनसे भी चालाक लोग अपनी किसी दूसरी योजना पर कार्य कर रहे हैं। शिखा का परिवार शिखा के विदेश जाने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, इसलिए वह कुशाग्र की कोठी पर कब्जा जमाना चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं था कि वह विदेश जाकर उनके खर्चे के लिए पैसे भेजेगी, इसलिए वह लोग शिखा के पीछे लगे हुए थे कि शायद कोठी में घुसने का चांस मिल जाए। वह जानते थे कि कुशाग्र के मम्मी पापा बूढ़े हैं, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। आखिर बेटा तो विदेश में रहेगा और इस कोठी पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। अभी तो बहाने से कुशाग्र ने इस विशाल कोठी में उन्हें घुसने नहीं दिया था, परंतु वह कब तक अपने ससुराल वालों को टालता। जल्द ही कुछ न कुछ इंतजाम करने का वादा करके शिखा विदेश चली गई। विदेश की चमक दमक शिखा को पागल कर रही थी। उसने भारत में भी कभी किसी हाई सोसाइटी के लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बनाई थी। यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग माहौल था। एक छोटी सी कॉलोनी से निकलकर वह सीधे विदेश पहुँच गई थी। छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कों को खुलकर गले लगाती लड़कियां देखकर वह चौंक जाती थी। रोज शाम को कुशाग्र और शिखा घूमने निकल जाते। चमचमाती सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर शिखा रोज ढेर सारी फ़ोटो खींचती और अपने घर वालों को भेज देती। अभी शिखा की जॉब नहीं लगी थी, इसलिए वह अपने घर वाले को पैसे नहीं भेज पा रही थी। ऊपर से अपनी फ़ोटो भेजती तो घर वाले बजाय खुश होने के और चिढ़ जाते, शिकायत करते कि वहाँ जाकर शिखा तो उन्हें भूल ही गई है। लेकिन कुशाग्र ने शिखा को अब लिमिट में ही पैसा देना शुरू कर दिया था। वह पैसे का हिसाब किताब खुद ही रखता था। शिखा नौकरी के लिए हाथ पैर मार रही थी। रोज़ कुशाग्र से अपने ऑफिस में वैकेंसी के लिए पूछती। कुशाग्र को याद आया शिखा के साथ इस फ्लैट के शिफ्ट होने से पहले वह बलविंदर के साथ रूम शेयर करता था। बलविंदर जिस कंपनी में काम करता था हमेशा उसके बॉस के बारे में बताया करता था कि किस तरह वह अपने ऑफिस की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। ज़्यादातर लड़कियां उसके बॉस की पर्सनालिटी और पैसे से प्रभावित हो जाती हैं और उसके जाल में फंस जाती हैं। अरे बल्लू यार, मैंने तुझे एक काम से फ़ोन किया है, कुशाग्र ने बलविंदर से कहा। हाँ बोल ना यार, एनीथिंग फॉर यू, बलविंदर ने जवाब दिया। यार तेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी हो तो बताना, अर्जेंट है, कुशाग्र ने निवेदन किया। लेकिन मैंने तुझे बताया था ना कि इस ऑफिस की कोई लड़की सेफ नहीं है, और वैसे भी वैकेंसी तो है परंतु नाइट शिफ्ट के लिए खाली है। तू जानता ही है यहाँ पर तो इसी तरह का काम होता है। जॉब के लिए लड़कियाँ कुछ भी करती हैं। बलविंदर ने स्थिति स्पष्ट की। तेरे बॉस पर तो नहीं, परंतु मुझे अपनी वाइफ पर विश्वास है। तू चिंता मत कर, वह सब हैंडल कर लेगी। तू बस किसी तरह उसको जॉब दिलवा दे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। वह घर बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई है। कुशाग्र ने बलविंदर की बात पर सहमति जताते हुए कहा। बलविंदर से आशापूर्ण जवाब पाकर कुशाग्र अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच चुका था। उसने घर पहुंचते ही शिखा से कहा, अरे शिखा सुनो यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे ब्रांच में भेजा जा रहा है, जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हमारा कौन सा अपना मकान है, जहाँ तुम्हारी जॉब होगी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, शिखा ने लापरवाही से कहा। अरे वह तो ठीक है, परंतु मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी और तुम्हें अगले हफ्ते ज्वाइन करना है। मायूस होकर कुशाग्र ने मुंह लटका दिया। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? और फिर जॉब तो जहाँ तुम रहोगे वहाँ भी लग सकती है ना। मैं यहाँ अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, शिखा ने असमर्थता जताई। लेकिन शिखा, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैंने तुम्हारी यह जॉब पक्की की है, और फिर इसमें तुम्हें पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो तुम्हारा बॉस है वह बड़ा ही अच्छा बंदा है, अपने इंडिया से ही है। इतना पैसा कमाया है ना उसने यहाँ पर कि क्या कहूँ। पर किस्मत खराब है उस बेचारे की। शादी हुई थी, बीबी कुछ ही महीने में उसे छोड़ गई।
बेचारा अकेला रहता है। 3 फ्लैट तो उसने मुंबई में ही बना लिए हैं और बाकी शहरों में भी न जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। लड़कियां उसके साथ काम करने के लिए मरी जाती है कि शायद वह उनमें से किसी को घास डाले, पर वह बंदा सिर्फ काम में लगा रहता है। यहाँ का वह इलाका दिखाया था ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। परसों गए थे ना हम, वहाँ पर उसकी कोठी है। पता है, एक से एक महंगी गाड़ियाँ उसके पास हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें यह नौकरी कर लेनी चाहिए। एक बार शुरुआत कर दोगी तो फिर जहाँ मैं रहूँगा वहाँ दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हो। और फिर वैसे भी मैं तो हर हफ्ते आता रहूँगा। कुशाग्र बताता जा रहा था और शिखा के चेहरे के बदलते हुए भावों को पढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह बलविंदर के बास की अमीरी के किस्से सुना रहा था, शिखा की आंखें चौड़ी और मुंह खुलता चला जा रहा था। वह समझ गया कि मछली जाल में फंस रही है। इधर शिखा की माँ शिखा को समझा रही थी, मेरी बात याद है ना शिखा, बेटा पति को बांध के रखना है तो सबसे पहले बच्चे होने ज़रूरी है। एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर समझ लो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा। शिखा की माँ शिखा को पट्टी पढ़ाई। हाँ बाबा याद है, अभी मुझे आए हुए 1 महीना ही तो हुआ है और फिर यहाँ आते ही शिफ्टिंग करने में लग गए हम लोग। ऊपर से कुशाग्र ऑफिस से इतना थक जाता है कि मुझे टाइम ही नहीं देता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। शिखा अपनी आवाज़ को बहुत धीमा करके बोल रही थी जिससे कुशाग्र के कान में उसकी बात न जाए, परंतु कुशाग्र जानबूझकर पानी की बोतल निकालने के बहाने से किचन में आया था। शिखा की हर बात पर अब उसकी नज़र रहती थी। वह जोर तोड़ लगा रहा था कि शिखा और उसकी माँ के बीच क्या क्या बात चल रही होगी। यह तो कुशाग्र के पेरेंट्स ने उसे पहले ही समझा कर भेज दिया था, इसलिए वह चौकन्ना था। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह जानबूझकर इधर उधर टाइम पास करता था और देर रात को घर लौटता, अपने थके होने का बहाना बनाता और खाना खाते ही बिस्तर पर ढेर हो जाता। शिखा से दूर जाने का जो बहाना उसने बनाया था वह सिर्फ इसलिए था कि कहीं शिखा प्रेग्नेंट न हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, फिर वापस आ जाऊँगी, शिखा ने कहा। लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है शिखा, मैं खुद अपने एक कलीग के साथ रुकने वाला हूँ। कुशाग्र ने आनाकानी की। वैसे मैं भी सिर्फ कपड़े ही ले जा रहा हूँ, मुझे कौन सा कुछ सामान लेकर जाना है जो तुम मुझे शिफ्टिंग में हेल्प करोगी। मत भूलो कि तुम्हें कुछ दिन में ज्वाइन करना है, उसके लिए भी तुम्हें तैयारी करनी है, समझा करो शिखा। कुशाग्र ने प्यार से शिखा की ठोड़ी को सहला दिया और उसके गाल पर एक किस कर दी। आखिर कुशाग्र चला गया और शिखा अकेली रह गई। बलविंदर ने उसकी जॉब का इंतज़ाम कर दिया था। 2 दिन बाद शिखा ने भी ज्वाइन कर लिया। अब वह खुद भी बहुत व्यस्त रहने लगी थी। रात भर काम करती, आधा दिन उसका सोते हुए ही व्यतीत हो जाता। पूरा हफ्ता निकल गया। जैसा कि कुशाग्र ने उसे अपने बॉस के बारे में जानकारी दी थी, शिखा अपने बॉस मिस्टर सतपाल से खूब बातें करती। सतपाल एक नंबर का लंपट आदमी था, लड़कियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी। उसने देखा शिखा तो खुद ही उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। मन ही मन वह बहुत खुश हुआ और बहाने से शिखा को अपने कमरे में बुला लेता। पहले पहल साथ में काफ़ी पीने से शुरू हुआ सिलसिला आखिर हर रोज़ साथ वक्त बिताने पर पहुंच गया। मज़ेदार बात यह थी कि सतपाल सोचता था कि वह शिखा को उल्लू बना रहा है और शिखा यह सोचकर खुश थी कि वह सतपाल को बेवकूफ़ बना रही है। सतपाल शिखा को महंगी महंगी गिफ्ट देने लगा, रोज़ लंबी महंगी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता। शिखा को और क्या चाहिए था। वह बहाने से सतपाल से पैसे भी ऐंठने लगी थी। बलविंदर अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने सारी घटना के बारे में कुशाग्र को जानकारी दी। यह सुनते ही कुशाग्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बल्लू, शिखा ऐसी नहीं है। तुझे क्या पता, तू तो 15 दिन से यहाँ आया ही नहीं है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था। तुझे यकीन नहीं होता तो मैं तुझे सारे सबूत दिखाऊंगा, बल्लू ने कहा। प्लीज़ डू दैट, तभी मैं शिखा से कुछ कह सकता हूँ, कुशाग्र ने बलविंदर को उकसाया। बल्लू ने सतपाल और शिखा की रासलीला की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। सारे सबूत कुशाग्र इकट्ठा करता जा रहा था। हर वीकेंड पर वह ओवर टाइम करने का बहाना बना देता और शिखा के पास आने से इनकार कर देता। पहले हफ्ते तो शिखा को मायूसी हुई, लेकिन अब तो वह खुद चाहती थी कि कुशाग्र ना आए। लेकिन माँ, यह बंदा तो बहुत ज़्यादा अमीर है और फिर देखना इसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक दिन मैं तुम तीनों को यहाँ बुला लूँगी, बस किसी तरह कुशाग्र से पीछा छूट जाए। शिखा ने अपनी माँ को जानकारी दी।
मुझे शर्म आती है कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कैसे कर सकती है। अरे पागल लड़की, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, तू क्यों उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती है। जब तू प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तो अपने बच्चे के नाम से कुशाग्र तो तुझे छोड़ने से रहा। बस बच्चे के नाम पर सारी जायदाद करवा लेना और उसके बाद छोड़ देना उसे। माँ ने शिखा को और भी धांसू योजना बताई। ओ माय गॉड, तुम तो जीनियस हो माँ, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था, सोच रही थी कुशाग्र से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो इंडिया वाली कुशाग्र की कोठी आप लोगों की और वहाँ वाला सारा माल मेरा, धूर्तता से शिखा ने कहा। आखिर 1.5 महीने बाद कुशाग्र शिखा के पास आया। ज़्यादा दिन वह बहाने नहीं बना सकता था, वरना शिखा को शक हो सकता था। शिखा को उसके पास आने पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि वह कुशाग्र के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ अब वह सतपाल पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने सतपाल से झूठ बोला। सत्तू, गजब हो गया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब क्या होगा, अब तो हमें शादी करनी पड़ेगी। अरे करेंगे ना शादी, शादी कहाँ भागे जा रही है। लेकिन यह बच्चा तो मेरा नहीं है, तुम तो शादीशुदा हो ना, सतपाल ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन मेरा पति पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ नहीं रहता, और पहले भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बच्चे के बाप तुम ही हो, शिखा ने सतपाल से कहा। तो क्या तुम एक साथ 2 पति रखने वाली हो। अरे मेरे साथ यूं ही ऐश करो, और पति तो तुम्हारे पास है ही, फिर मुझसे शादी क्यों। सतपाल शादी के झंझट में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन शिखा को लालच था कि एक बार बहाने से ही सही सतपाल से शादी हो गई तो उसके बाद चाहे वह 1 साल बाद उसे छोड़कर चली जाए, उसे कोर्ट के द्वारा बहुत सारा माल भत्ता मिल जाएगा। और कुशाग्र तो है ही भोला, वह उसकी इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देगा और दोबारा अपना लेगा। लेकिन फिलहाल उसे कुशाग्र को यह बात बतानी पड़ेगी कि वह सतपाल से शादी करना चाहती है, और इसके लिए उसका कुशाग्र से तलाक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कुशाग्र ने शिखा के मुंह से अपने बॉस के साथ प्रेम संबंध होने की बात सुनी, उसने झूठी एक्टिंग करते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो शिखा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं भी सतपाल से बहुत प्यार करती हूँ, और वैसे भी अब हम दोनों के बीच ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, शिखा ने बेशर्मी से कहा। लेकिन शिखा, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, और तुम्हारे घर वाले वह क्या सोचेंगे, कुशाग्र बेबसी से बोला। जैसे तुमने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाया था, वैसे ही अब तलाक के लिए भी मना लेना। कोई हम पहले कपल नहीं है जो तलाक ले रहे हैं, आजकल तो यह बड़ा ही कॉमन है। रही मेरे घर वालों की बात तो मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी, शिखा ने कुशाग्र को तसल्ली दी। मन मार कर कुशाग्र चला गया। शिखा को अब भी पता नहीं चला था कि कुशाग्र दूसरे शहर नहीं बल्कि इसी शहर में उसी कंपनी में काम करता है, सिर्फ रहने का ठिकाना बदल दिया है। कुशाग्र ने इस बीच 1-2 बार शिखा से बात करने की कोशिश की, परंतु उसने बड़ी ही बेरुखी से उसकी हर बात का जवाब दिया। लेकिन एक दिन खुद शिखा ने कुशाग्र को फ़ोन किया और बोली, तलाक के पेपर्स का क्या हुआ। वह रेडी है, बस हम दोनों को एक दिन कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम 26 तारीख को छुट्टी ले सकती हो, कुशाग्र ने पूछा। छुट्टी तो ले सकती हूँ, लेकिन एक मुसीबत हो गई है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। शिखा मासूम बनने का नाटक करने लगी। क्या बात कर रही हो तुम, कितने दिन हो गए। उताला होकर कुशाग्र बोला, 3 महीने, शिखा ने कहा। मेरा बच्चा मुझे दे दो शिखा, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ शादी करनी हो कर लेना और चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, कुशाग्र ने विनती की। आखिर दोनों के बीच हुए समझौते के हिसाब से शिखा ने बेटे को जन्म दिया। अब वह काफ़ी समय से सतपाल के पास ही रहने लगी थी। जब बच्चा 1.5-2 महीने का हुआ तो उन्होंने इंडिया आने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट से शिखा अपने मायके चली गई और कुशाग्र अपने माँ बाप के पास चला गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। आप लोगों ने कोठी के पेपर्स बनवा लिए ना, कुशाग्र ने मम्मी से पूछा। हाँ, हमने अपनी सारी जायदाद और कोठी भी पूर्णिमा के नाम कर दी है, और न्यूज़पेपर में यह हलफनामा भी दाखिल कर दिया है कि हमने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, पापा बोले। वेरी गुड, आप बस आखिरी पड़ाव बाकी है। हम दोनों आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, और यह मैंने इसी शर्त पर किया है कि वह मुझसे कोई गुजारा भत्ता नहीं लेगी। हाँ, अगर वह अप्रूव कर देगी कि बेटा मेरा ही है तो मैं उसे अपना लूँगा, कुशाग्र ने अपने मम्मी पापा के सामने कहा। कुछ समय बाद दोनों पक्ष कोर्ट में मिले और आपसी सहमति से तलाक के कागजात पर साइन कर दिया।
शिखा खुश थी कि उसे कुशाग्र से छुटकारा मिल गया और कुशाग्र भी यही सोचकर खुश था कि शिखा को जो गलतफहमी है वह बनी रहनी चाहिए। शिखा के सामने वह बहुत दुखी होकर बैठा हुआ था। वह जताना चाहता था कि इस तलाक से वह जरा भी खुश नहीं है। वीर को तुम अपने साथ ले जाओगे? शिखा ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी माँ से उसकी संतान को नहीं छीन सकता। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं, कुशाग्र बोला। लेकिन तुमने ही तो जिद की थी कि बच्चा तुम्हारे पास रहेगा और उसे मैं हर हाल में जन्म दूं। शिखा ने आश्चर्य से कुशाग्र को घूरते हुए पूछा। मैं बच्चे को ज़रूर रखता अगर वह मेरा होता तो। अब यह बच्चा मेरा है, इसको साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक खतरनाक मुस्कान कुशाग्र के चेहरे पर आ गई। शिखा अपने ही जाल में फंस गई थी। वह बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, यह हो नहीं पा रहा था। वह बच्चे के नाम से जायदाद हड़पना चाहती थी, परंतु अब कुशाग्र के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी। सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका था। पिछले 2 महीने से वह इंडिया में बैठी यही सारा प्रोग्राम बना रही थी जो कि फ्लॉप हो चुका था। विदेश की नौकरी भी छूट चुकी थी क्योंकि डिलीवरी के लिए उसने काफ़ी लंबी छुट्टियां ले ली थी और उसके बाद ज्वाइन भी नहीं किया। वैसे भी उसे लगता था कि सतपाल के घर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह जितना मर्जी जैसे मर्जी खर्च करती थी और अपने परिवार के लिए भी भेजती थी। सतपाल उससे कभी भी पैसे का हिसाब किताब नहीं मांगता था। विदेश वापस जाने के लिए उसने सतपाल को फ़ोन किया। सत्तू, प्लीज़ मेरी टिकट बुक कर दो। अब यहाँ इतना बड़ा धोखा खाया है कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा। टिकट तो बुक कर दूंगा डार्लिंग, लेकिन तुम रहोगी कहाँ और फिर यहाँ आकर करोगी भी क्या? नौकरी तो तुम्हारे पास है नहीं। इतने छोटे बच्चे की देखभाल करोगी या नौकरी करोगी? मेरी मानो तो अभी वहीं रहो, सतपाल ने बहाना बनाया। हे सतपाल, विथ ह्यूम यू आर टॉकिंग? कम ऑन माय डियर, आई एम वेटिंग। सतपाल की आवाज़ के पीछे किसी अंग्रेजी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, कहकर सतपाल ने फ़ोन काट दिया। शिखा की दुनिया उजड़ चुकी थी। जो धोखा उसने कुशाग्र को दिया था वही धोखा उसे सतपाल से मिल चुका था। ना उसके हाथ में पैसा था, ना ही कोई जायदाद, ना ही पति, ना ही ससुराल, ना नौकरी। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी और आ गई थी। माँ बाप उसे जी भर कर कोसते। सही कहते हैं लोग, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले कभी कभी खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सच में कुशाग्र एक बहुत ही भोला और दिल का सच्चा इंसान था। उसने शिखा से सच्चा प्यार किया था। जब कोई सच्चा इंसान किसी को बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता है। शिखा ने उसके सच्चे प्यार की कद्र नहीं की। शिखा आज अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। उसके माता पिता ने भी उससे किनारा कर लिया। आपको कुशाग्र का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।